बच्चों, हमारा चैप्टर सेकंड व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के तहत हमने जाना कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए भारत आती है, परंतु प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में लड़ा गया, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में लड़ा गया, इन युद्धों में जीत हासिल करती है, बंगाल बिहार के दीवानी अधिकार प्राप्त करती है और धीरे धीरे अपनी विभिन्न कूटनीति व युद्धों के माध्यम से, कूटनीति की बात करें तो सहायक संधि हमने देखी, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के बारे में हमने पढ़ा और इसी तरह से युद्ध में हमने देखा कि आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध, इन युद्धों में विजय हासिल करके कंपनी धीरे धीरे संपूर्ण भारत में अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना करती है। तो हमने चैप्टर सेकंड के तहत क्या देखा कि कंपनी का विशाल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। आज के वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर थर्ड को और क्या नाम है हमारे चैप्टर का? चैप्टर का नेम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसमें हम देखेंगे कि कंपनी किस तरह से बंगाल बिहार के क्षेत्र में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद राजस्व की विभिन्न पद्धतियों का निर्धारण करती है और ग्रामीण क्षेत्र पर किस तरह से शासन चलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका शीर्षक है कंपनी दीवान बन गई। तो बच्चों, हमने देखा 1765 में, कब? 1765 में 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। क्या तात्पर्य है दीवान का? कि जिस क्षेत्र का दीवान बनाया गया उस क्षेत्र के सभी आर्थिक मामले किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जिससे कंपनी अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। यहाँ देखिए अपनी बुक में चित्र दे रखा है कि किस तरह से 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे इसको बहुत ही भव्य समारोह के रूप में चित्रित किया गया है। आगे देखते हैं कि अब चूंकि उनको दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे, अब कंपनी को आमदनी की ज़्यादा समस्या नहीं रही, लेकिन फिर भी कंपनी ने आमदनी में बढ़ोतरी हेतु ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व मतलब जो सरकारी आय होती है, जो कि विभिन्न प्रकार के करों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। कर लगाए जाते हैं ना, कृषकों पे लगाए जाते हैं, आयकर होते हैं, जो लगान वसूला जाता है, तो ये सब राजस्व का हिस्सा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करने और कम कीमत पर सूती व रेशमी कपड़ा खरीदने पर बल दिया। कंपनी, हमने देखा मुख्य उद्देश्य इसका, इससे पूर्व क्या हुआ करता था? व्यापार करना। और कंपनी अपने देश से काफ़ी मात्रा में सोना चांदी लाती थी और उसके बाद भारत से गरम मसाले, सूती व रेशमी कपड़े खरीदती थी और उन्हें यूरोप में ले जाकर दुगनी तिगनी कीमत पर बेचती थी। लेकिन चूंकि अब उसे दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, यानी आर्थिक संसाधन प्राप्त हो गए, तो भारतीय रुपए पैसे से ही चीज़ें खरीदी जाने लग गई। यानी अब कंपनी को आवश्यकता नहीं रही कि वह अपने देश से सोना चांदी लेकर आए और फिर वस्तुएं खरीदे। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी कंपनी का पूरा जोर क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित किया जाए। ये हमने देख ही लिया कि 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना चांदी लेकर आती थी, उसके बदले में सामान खरीदती थी। लेकिन अब उसे वहाँ से सोना चांदी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब इससे क्या हुआ? जब कंपनी इतना ज़्यादा लूट खसोट करने लग गई, इतना ज़्यादा राजस्व वसूल कर रही है, जनता के धन का उपयोग खुद के व्यापार के लिए कर रही है, तो इससे धीरे धीरे बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी वो चौपट होने लग गई, गहरे संकट में फंसने लग गई। क्योंकि कारीगरों को बहुत ही कम कीमत पर अपनी चीज़ें बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। कंपनी बहुत ही कम कीमत पर कारीगरों से सामान खरीदती थी और उन्हें ऊंचे दामों में अपने देश ले जाकर बेचती थी। लेकिन उन बेचारे कारीगरों का तो खाना छिन गया ना भाई, जिनको उनके मेहनताने की, उनका जितनी मेहनत लगी है, आप उनको पूरा मेहनताना भी नहीं दे रहे हैं, तो उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ कैसे होगा? तो कारीगर गांव छोड़कर भागने लगे, किसान भी अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन लगातार गिरता जा रहा था,
खेती चौपट होती जा रही थी। यानी बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तहस नहस होने लग गई थी। और ऊपर से काम कर दिया खराब अकाल ने। कैसे? 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा और इसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। यानी जो भारत की, देश की उस समय की जो हम आबादी देखें तो लगभग 1/3 आबादी खत्म हो गई। एक तरफ से तो जो खेती है चौपट हो रही है, कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ अकाल से काफ़ी संख्या में जो जनसंख्या थी वो खत्म हो गई। अब क्या किया जाए? ये देखिए, यहाँ पे एक चित्र के जरिए बताया गया है। ये बंगाल में एक जो साप्ताहिक हाट लगता है, जो एक बाजार लगता है, उसका चित्र दिखाया गया है कि जो ग्रामीण इलाके के किसान और कारीगर होते थे वो अपनी दैनिक ज़रूरतों को इन हाटों के माध्यम से खरीदते थे। यहाँ पर वो अपनी चीज़ें बेचते भी थे और जो ज़रूरत का सामान होता था वो खरीदते भी थे। लेकिन जब आर्थिक संकट आया कि बिल्कुल ही जो बंगाल की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, तो इन तरह के जो ये हाट बाजार थे इन पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी तक कंपनी कोई एक ऐसा स्थायी रास्ता चाहती थी, कोई एक आमदनी का स्थायी स्रोत चाहती थी जिससे कि कंपनी के पास पैसा आता रहे, राजस्व आता रहे। इसके लिए कंपनी ने सोचा क्यों नहीं लगान की एक व्यवस्था निर्धारित की जाए, और इसका बीड़ा सौंपा गया चार्ल्स कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इनको ये जिम्मा सौंपा गया कि ये कोई राजस्व की पद्धति, कोई एक ऐसा तरीका निकालें जिसमें कि कंपनी के पास निश्चित मात्रा में राजस्व आता रहे। तो इन्होंने क्या तरीका निकाला? इन्होंने जो तरीका निकाला उसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। बच्चों, आगे हम स्थायी बंदोबस्त के अलावा 2 और जो पद्धतियाँ थी राजस्व निर्धारण की, लगान निर्धारण की, उन पद्धतियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। रैयतवाड़ी सिस्टम था, महालवाड़ी सिस्टम था, लेकिन उससे पहले हम जो गांव की संरचना होती है एक बार उसको समझ लेते हैं। गांव में एक होता था किसान, जिसे रैयत भी कहा जाता था। गांव में जो ये किसान थे इनका एक मुखिया होता था, गांव का मुखिया, और एक होता था जागीरदार। जब हम बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी, तब हम यहाँ पे बात करेंगे इस जमींदार की। जमींदार का कार्य होता था कि वह लगान इनसे वसूल करता था और कंपनी को चुकाता था। जब हम बात करेंगे महालवाड़ी व्यवस्था की तो उसमें महत्वपूर्ण होगा गांव का मुखिया। गांव का मुखिया यह कार्य करेगा। जब हम बात करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था की तो उसमें डायरेक्ट कंपनी के द्वारा रैयतों से, किसानों से संबंध रखा जाएगा। तो एक संरचना हमारे क्लियर हुई। अब हम अध्ययन करते हैं कि स्थायी बंदोबस्त में क्या प्रावधान किए गए थे। क्वेश्चन आएगा कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी, किसने दी, क्या क्या समस्याएं आई इस व्यवस्था के दौरान। तो कंपनी ने 1793 में, डेट याद रखनी है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें जो राजा होते थे, जमीन के बड़ी बड़ी जमीनों के जो मालिक होते थे यानी जो ताल्लुकदार थे, तो राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें ये कार्य सौंपा गया। जमींदारों को, राजा थे, ताल्लुकदार थे, उनको जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई और उनको ये कर्तव्य सौंपा गया, ये कार्य सौंपा गया कि भाई आप किसानों से लगान वसूल करोगे, आप किसानों से लगान वसूल करोगे और हमें जमा कराओगे। यानी जो मध्यस्थ की भूमिका निभाई स्थायी बंदोबस्त ने, वो मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई? वो मध्यस्थ की भूमिका इन जमींदारों ने निभाई कि ये किसानों से लगान वसूल करेंगे और फिर कंपनी को जमा कराएंगे। तो इनको कंपनी को राजस्व चुकाने की जिम्मेदारी दी गई। स्थायी बंदोबस्त चूंकि नाम में ही जुड़ा हुआ है स्थायी, इसमें जो लगान की राशि थी वो निश्चित कर दी गई थी। स्थायी राशि कि इतनी राशि आपको चुकानी पड़ेगी। ये देखिए, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। चाहे अकाल हो, चाहे कृषि का जो उत्पादन हो निरंतर गिर रहा हो तो भी आपको इतना ही लगान चुकाना पड़ेगा, कृषिगत उत्पादन बढ़ रहा हो तो भी आपको उतना ही लगान चुकाना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि अंग्रेजों को अपनी नीति परिवर्तित करनी पड़ती है क्योंकि उनको लगता है कृषिगत उत्पादन में तो बढ़ोतरी हो रही है और इसके अनुसार हमें राजस्व प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन उससे पहले देखते हैं, अंग्रेजों को लगता था कि स्थायी जो लगान की राशि तय की गई है, स्थायी जो दरें तय
की गई हैं उनसे उनको नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। और इसी के साथ ही जमींदार भी अपनी भूमि की जो गुणवत्ता है, भूमि का जो स्तर है, उसमें सुधार करने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन स्थायी बंदोबस्त की यह व्यवस्था सफल नहीं हो पाई। जैसा कि अंग्रेजों ने सोचा था कि यह व्यवस्था सफल होगी, लेकिन यह व्यवस्था बच्चों सफल नहीं हो पाई। कारण क्या रहे, सोचो जरा। कारण ये रहे कि कंपनी ने लालच में राजस्व इतना ज़्यादा तय कर दिया कि उसको चुकाने में बेचारे जमींदारों को भारी परेशानी हुई। कई जमींदार तो अपनी जागीरदारी, अपनी जमीन भी इस चक्कर में गंवा बैठे थे। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी और बहुत सारी जमींदारियों को तो कंपनी नीलाम भी कर चुकी थी। तो एक कारण हमने देखा, राजस्व बहुत ज़्यादा था, जो जमींदार थे वो राजस्व चुका ही नहीं पाते थे, जो बेचारे नहीं चुका पाते थे उनकी जमींदारियां उनसे छीन ली गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 19वीं सदी के पहले दशक में धीरे धीरे बाजार में थोड़ा सुधार हुआ, कृषिगत उत्पादन में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा नहीं हुआ कंपनी को? कि भाई कंपनी को तो उतनी ही राशि देनी थी जितनी की पहले तय की गई थी। कंपनी ने ये तो नहीं छोड़ा था कि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी तो हम भी लगान बढ़ा देंगे, या फिर उत्पादन में कमी होगी अकाल की वजह से, किसी भी वजह से, तो हम हमारे जो राजस्व है उसमें कमी कर देंगे। तो उन्होंने स्थायी जो व्यवस्था की थी उसके तहत उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ बाजार में सुधार होने का। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं अंग्रेजों के दृष्टिकोण से कि यह व्यवस्था विफल रही। इसी तरह से यदि हम किसानों की बात करें तो गांव में जो किसान वर्ग था, रैयत वर्ग था, उसको ये स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था बहुत ही दुखकारी, दमनकारी लगती थी, क्योंकि इतना अधिक मात्रा में लगान चुकाने के लिए उन्हें गांव के महाजन से क्या लेना पड़ता था? ऋण लेना पड़ता था, कर्जा लेना पड़ता था, और फिर वो उस कर्जे के चंगुल में इतना बुरी तरह से फंसता था कि उसकी पुश्तैनी जमीन तक भी उसे बेदखल हो जाता था, यानी अपनी पुश्तैनी जो जमीन थी वो भी उसको बेच देनी पड़ती थी। तो ये हमने कारण देखे। अब कंपनी ये सोचने के लिए मजबूर हुई कि भाई हमने सोचा था कि जो हमारी स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था है वो हमें लाभ देगी, एक निश्चित बैठी बैठाई रकम हमें देगी, लेकिन कंपनी का लालच तो बढ़ता जा रहा है कि भाई कृषि के उत्पादन में तो बढ़ोतरी हो रही है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी जो ये स्थायी राशि तय की गई है उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। हमारा जो ये सिस्टम है इसमें क्या करना चाहिए, स्थायी बंदोबस्त के सिस्टम में सुधार करना चाहिए। तो हमने शीर्षक क्या दिया है, एक नई व्यवस्था। और इस एक नई व्यवस्था के तहत हम दो प्रणालियों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो उत्तर भारत में और एक दक्षिणी भारत में। ये देखिए, कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने हेतु और अधिक पैसों की जरूरत पड़ी, अतः उसने राजस्व बंदोबस्त में बदलाव किया। इसके लिए बंगाल प्रेसिडेंसी के जो उत्तर पश्चिमी प्रांत थे और उनमें ज़्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश का है, वर्तमान उत्तर प्रदेश का, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के जो उत्तर पश्चिमी प्रांत थे उनके लिए नाम याद रखना है, हॉल्ट मैकेंजी। क्या नाम है? हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था लागू की, और ये महालवाड़ी व्यवस्था जो लागू की गई थी बंगाल प्रेसिडेंसी में वो 1822 में लागू की गई थी। अब ये महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी? वहाँ पर जो गांव होते थे उनको महाल कहा जाता था, और गांव से जो राजस्व वसूल करने की दरें तय की गई, गांव के मुखिया को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह प्रत्येक गांव से राजस्व वसूल करेगा। और इसलिए इस व्यवस्था को, चूंकि गांव को महाल कहा गया, इसलिए इस व्यवस्था का नाम पड़ा महालवाड़ी व्यवस्था। ये देखिए, इसमें गांव या गांव के समूह महाल कहलाते थे। इनके एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़ा गया, ये छोड़कर नहीं है, जोड़कर है। उनके अनुमानित जो राजस्व था एक एक खेत का वो जोड़ा गया, और उसके बाद हर गांव से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया। ये देखिए, ये है गांव, गांव में बहुत सारे खेत हैं, हर एक खेत का राजस्व का अनुमान लगाया गया, और हर एक खेत का राजस्व निकाल करके जो इस गांव से कितना अनुमानित राजस्व वसूला जा सकता है उसकी दरें निर्धारित की गई, ठीक है।
और ये गांव से जो राजस्व वसूला जाएगा इसकी जिम्मेदारी दी गई गांव के मुखिया को। और गांव को क्या कहा जाता था? गांव को कहा जाता था महाल। और इसीलिए ये व्यवस्था जो मैकेंजी ने दी थी इसका नाम क्या पड़ा? महालवाड़ी व्यवस्था। यह राजस्व व्यवस्था स्थायी रूप से तय नहीं की गई, यानी इसमें जो दरें थी राजस्व की वो स्थायी नहीं थी। इनमें समय समय पर परिवर्तन संशोधन किया जा सकता था। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा, जो गांव से जो लगान वसूला जाएगा, भाई कंपनी की तो आय हुई ना, कंपनी के लिए तो राजस्व हुआ, तो राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को दिया गया। अभी तक स्थायी बंदोबस्त में क्या देखा था हमने कि जमींदार क्या करता था? किसानों से, रैयतों से पहले क्या लेता था? लगान वसूल करता था और फिर बाद में कंपनी को देता था। अब ये जिम्मेदारी किसे दी गई? गांव के मुखिया को दी गई। और दूसरा अंतर क्या आया? दूसरा अंतर ये आया कि जो राजस्व की दर थी वो स्थायी रूप से तय नहीं की गई, उनमें समय समय पर संशोधन परिवर्तन किया जा सकता था। ये देखिए यहाँ पे पूछा जा सकता है महल क्या थे? तो ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम मुनरो व्यवस्था की तरफ। ठीक है, मुनरो व्यवस्था, इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहा जाता है। ब्रिटिश नियंत्रण वाले जो दक्षिण भारतीय इलाके थे उनमें भी स्थायी बंदोबस्त की जगह राजस्व वसूली की नई व्यवस्था विकसित हुई और जिसे रैयतवार या रैयतवारी व्यवस्था का नाम दिया गया। ठीक है, और इसे क्या भी कहा जाता है? मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, हालांकि जब टीपू सुल्तान के साथ उनके युद्ध चल रहे थे उसके बाद, याद आया आपको टीपू सुल्तान के साथ कब चले थे? बताइए मुझे। आंगल मैसूर युद्ध हुए थे ना, तो टीपू सुल्तान के साथ जब युद्ध हुए उसके बाद कंपनी के द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में ये व्यवस्था आजमाई गई थी। यानी जो ये मुनरो सिस्टम है, रैयतवारी व्यवस्था है, इसको सर्वप्रथम अलेक्जेंडर रीड ने अपनाकर देख लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टॉमस मुनरो है, जो कि मद्रास के गवर्नर थे, यहाँ देखिए ये है टॉमस मुनरो, इन्होंने धीरे धीरे इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में यह व्यवस्था लागू कर दी गई। यदि हम और क्लियर समझें तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है, ये रैयतवाड़ी जो शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना है, रैयत प्लस वाड़ी। रैयत मानी किसान, पढ़ चुके हैं हम, रैयत मानी किसान और वाड़ी मानी प्रबंधन। तो जो किसानों के साथ प्रबंधन किया गया उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों के साथ, रैयतों के साथ ही समझौता कर लिया, वो व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके तहत कंपनी व रैयतों के मध्य सीधा समझौता हुआ। राजस्व के निर्धारण और लगान की वसूली में किसी भी जमींदार या बिचौलिए की अब कोई भूमिका नहीं रहेगी। किसान सीधा कंपनी को राजस्व देगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, स्थायी बंदोबस्त में हमने क्या देखा? राजा और तालुकदार, इनको जमींदार के रूप में मान्यता दे दी गई और जमींदार की जिम्मेदारी होती थी कि वह किसानों से लगान वसूलेंगे और कंपनी को जमा कराएंगे। दूसरी व्यवस्था हमने देखी, दूसरी व्यवस्था हमने क्या देखी थी? दूसरी व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था देखी थी। इसमें हमने देखा गांव के मुखिया की यह जिम्मेदारी रहेगी कि वह गांव से क्या वसूल करेगा? लगान वसूल करेगा और फिर कंपनी को अदा करेगा। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में डायरेक्ट किसान कंपनी को लगान अदा करेंगे, राजस्व अदा करेंगे। क्लियर? रीड व मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत रूप से कोई जमींदार नहीं है, इसलिए उनका ये तर्क था कि सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। बंदोबस्त समझ गए? समझौता, प्रबंधन, जो कि पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, जो उन्हीं से ही समझौता किया जाना चाहिए। क्या मानना था रीड और मुनरो का? कि दक्षिण भारत में जमींदार की कोई सत्ता नहीं है, जमींदारों की कोई परंपरागत सत्ता नहीं है। यहाँ पर कई समय से जो रैयत, कई पीढ़ियों से जो खेती कर रहे हैं, उनसे ही सीधा बंदोबस्त किया जाना चाहिए, उनसे ही सीधा समझौता किया जाना चाहिए। मुनरो का तो यहाँ तक मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों का संरक्षण करना चाहिए, किसानों की रक्षा करनी चाहिए।
तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी व्यवस्था में डायरेक्ट किसानों के साथ समझौता किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो ये नई व्यवस्था लागू हो गई रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, इनके कुछ समय बाद तक भी हम देखते हैं कि चीज़ें सब कुछ ठीक नहीं रही। नई समस्याएं अब पैदा होने लग गई। क्या क्या ये नई समस्याएं थी? क्या कारण थे कि जो ये नई व्यवस्थाएं थी ये भी असफल होने लग गई? तो हमने देखा कि ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में कि कंपनी तो यही चाह रही थी कि अधिक से अधिक व्यापार वह और ज़्यादा कर सके, अपने खर्चे निकाल सके, इसके लिए उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा आय आए। और आय उसने किससे प्राप्त करने का निश्चय किया? भूमि से। और भूमि से आय बढ़ानी है तो क्या करना होगा? लगान की दरें बढ़ानी होगी। तो वही हुआ, जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। बेचारा किसान इतना ज़्यादा राजस्व नहीं चुका पा रहे थे और जो ये किसान थे, जो ये रैयत थे, वो गांव से भाग रहे थे, गांव की गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को तो ये उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न बनाएगी, अमीर बनाएगी, उद्यमशील बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि गांव के गांव वीरान हो गए और किसान गांव छोड़कर भाग गए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि तीनों व्यवस्थाएं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपको इनके नोट्स बनाने हैं, अच्छे से याद करना है। मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।